अभी तक हमने डिस्कशन कर लिया है वॉइड्स के बारे में और वॉइड्स के अलावा उसके रेडियस रेशियो के बारे में, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस किए डेंसिटी पर, इसके अलावा फॉर्मूलों पे बेस्ड, है ना। लेट डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग रेडियस रेशियो, वॉइड्स एंड वॉइड्स के बेस पर जो हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उनका फॉर्मूले क्या होते हैं। लेट्स डिस्कस देम। एक क्वेश्चन है मेरे सामने पैकिंग एफिशिएंसी का, पैकिंग फ्रैक्शन का। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस, क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन cubic closed packed structure, in cubic closed packed structure and in body centered pack structured are respectively फर्स्ट ऑप्शन है 48% एंड 26%, सेकेंड ऑप्शन है 30%, 26%, 26%, 32%, 32%, 48%। जेई मेन 2010, AIEEE 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसी पर बेस्ड अभी नीट में क्वेश्चन जो आए हैं उनको भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड इन बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर आर रिस्पेक्टिवली 48%, 26%, 30%, 26%। आप जरा समझिएगा इसमें। आपने ये डिस्कस किया कि भाई क्यूबिक स्ट्रक्चर देखिए, फ्री स्पेस इन क्यूबिकल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्यूबिकल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब है एफसीसी। तो एफसीसी में जो यूज्ड एरिया है, परसेंटेज यूज्ड होता है, यानी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 74% की होती है। तो फिर परसेंटेज फ्री स्पेस कितना होगा? परसेंटेज फ्री स्पेस होगा 100 माइनस 74% मीन्स 26% का होगा। इसके अलावा हमारा अगर हम बात करें बीसीसी की, बॉडी सेंटर्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, तो बीसीसी हो गया। तो बीसीसी में जो आपका परसेंटेज यूज होता है वो होता है आपका 68%। फ्री स्पेस होगा वो 100 में से आप डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दैट विल बी 32%। ये आपका 68% होगा और ये आपका 32% होगा। ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जेईई मेन 2013 में आया है। जेईई मेन 2013 one good question, one more good question. Experimentally it was found that it was found that
it was found that a metal oxide has formula M.9A2, where metal M is present as M2 plus and M3 plus in its oxide. Fraction of the metal which exists, as M3 plus would be experimentally it was found that the metal oxide has formula. क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन को कोशिश करिए बेटा. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. अब आप समझिए जरा, ये 0.98 है और ये इसका ये 2 है, ठीक. और इसमें दो चीजें हैं, इसमें से कुछ M+2 के फॉर्म में रहता है और कुछ आपका M+3 के फॉर्म में रहता है. M+3 के फॉर्म में उन्होंने पूछा है कि भाई क्या होगा, तो हमने उसे x और तो अगर ये x है तो ये टोटल 0.98 था, तो ये वाला कितना बचेगा 0.98. अब नाउ टेल मी वन थिंग कि जो आपका 0.98 माइनस x है, इसमें कितना ऑक्सीडेशन नंबर है 2, और जो x है उसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, और टोटल यानी कि टोटल इसका -2 विच इज इक्वल टू टोटल कितना जा रहा है 0. तो इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है. टोटल चार्ज आपका 0 हो गया, तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा 0.98 माइनस x इंटू 2 प्लस 3x इज इक्वल टू 2. यहां से जो x की वैल्यू आप निकालोगे वो कितनी आएगी, जो x की वैल्यू निकालोगे वो आएगी आपकी 0.04. यहां से x की वैल्यू आपने जो कैलकुलेट की दैट विल बी 0.04. अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका ये M3 प्लस x है और वो आया 0.04 और टोटल कितना था 0.98, टोटल था 0.98. तो अगर हम परसेंटेज ऑफ m निकालना चाहें, परसेंटेज ऑफ M3 प्लस निकालना चाहें, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि भाई 0.04 डिवाइडेड बाई टोटल 0.98 इंटू 100. इस तरह से जो परसेंटेज की वैल्यू आएगी, जो कैलकुलेशन आप करोगे वो कैलकुलेट आएगा 4.08 बेटा, वो कैलकुलेशन आपका आएगा 4.08. 4.08. हम उम्मीद है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दिया है, वेरी सिंपल वे. जरा समझने की कोशिश करिएगा कि आपका ये जो m है वो m एज ए एग्जिस्ट कर रहा है M+2 और M+3 की फॉर्म में, ठीक है, और O -2 साइड है, तो m आपका 0.98 है, इसका मतलब M+2 आपका 0.98 माइनस x होगा,
और m जो होगा +3 वो x के फॉर्म में होगा। 3 इनका ऑक्सीडेशन नंबर के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका साथ इसके, और माइनस ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0। इस तरीके से x की वैल्यू निकल आई। x जो कि बता रहा है कि m कितना है। अब 0.98 में से x है तो ओवरऑल 100 में कितना होगा, सो दैट विल बी 4.08%। तो m + 3 का जो परसेंटेज होगा वो 4.08% होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। नीट में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज ऐसे क्वेश्चंस की। अभी नीट का भी मैं आपका 2021 के क्वेश्चंस और जेई के 2021 के क्वेश्चंस तक आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। पैकिंग इफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा था। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस लाइक दिस, रेडियस रेशियो पे एक क्वेश्चन देखते हैं। रेडियस रेशियो एक क्वेश्चन का मेरे सामने है। लेकिन उससे पहले हम एक और क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम अनऑक्युपाइड ऑफ द पैकिंग इन केस ऑफ द मेटल क्रिस्टल फॉर प्रिमिटिव क्यूबिक। ये तो सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं ना, तो सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसकी तो बात ही करना बेकार है, इससे तो क्या डिस्कशन मैं करूँ आपके साथ, है ना। कुछ और क्वेश्चंस लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं। विच आर गुड इन क्वालिटी, जो कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन हो तो वो अच्छा लगेगा। डिस्टेंस बिटवीन द सीजियम एंड व्हाट इज द रेडियस रेशियो ऑफ टू कैटायंस। हाँ, रेडियस रेशियो पे एक क्वेश्चन मेरे सामने है जिस पर बेस्ड आप इन चीज़ों को निकाल सकते हो। यहाँ भी क्या होगा, कौन सा एनायन फिट होगा। रेडियस रेशियो का एक क्वेश्चन मेरे सामने है। इफ द रेडियस ऑफ द ब्रोमाइड आयन इज, द रेडियस ऑफ द ब्रोमाइड आयन, इसकी जो रेडियस है वो दी गई है। द रेडियस ऑफ द ब्रोमाइड आयन इज 0.182 नैनोमीटर। How large a cation can fit in each of the tetrahedral hole? How large a cation can fit in each of the tetrahedral hole? In each of tetrahedral hole. आप टेट्राहेड्रल होल के लिए फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल होल, क्या था आपका 0.225। तो आर void divided by r square for tetrahedral is basically 0.225, है ना। तो r स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, r माइनस आपका ये है, ये कैटायन आपका वॉइड में जा रहा है, एनायन आपका स्फीयर के तौर पे जा रहा है, दिस इज 0.225। सो कैटायन का जो कैटायन यहाँ पे जो फिट हो सकेगा इस टेट्राहेड्रल होल में, that will be 0.225 into r minus means 0.182 नैनोमीटर। इस तरीके से बेटा आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि किस साइज का कैटायन टेट्राहेड्रल होल में फिट होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप इजीली कर पाओगे। टेट्राहेड्रल वॉइड पे हम एक और क्वेश्चन भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले तरीका हम एक और क्वेश्चन का करते हैं। कुछ अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, वन मोर गुड क्वेश्चन।
In the cubic crystal of cesium chloride, and the density is 3.97 gram per centimeter cube. The 8 corners are occupied by Cl- ion. Cl- ion with a cesium at the center and vice versa. Calculate the distance between neighboring cesium plus calculate the distance between neighboring cesium plus and cesium chloride. What is the radius ratio of two ions? What is the radius ratio of two ions? What is the radius ratio of two ions? Let us understand the thing here there. इस क्वेश्चन को निकालते हैं बेटा हम लोग. Cl माइनस आपके सबके सब सेंटर पर हैं. Cl माइनस आपके सबके सब सेंटर पर हैं. Cl माइनस आपके सबके सब सेंटर पे हैं. इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हो यहाँ पर? लेट्स सी. सीजियम क्लोराइड आपकी डेंसिटी यहाँ पर बेटा ये दी गई है और ये आपका सेंटर पे. इसका मतलब ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली BCC है. और अगर ये BCC है तो इसका मतलब Z इसका 2 होगा. तो Z2 है तो डेंसिटी बराबर क्या होगा? Z इंटू इसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू N0 एवोगैड्रो नंबर. अब आप यहाँ पे बाकी का सब रख देते हो, डेंसिटी रख देते हो. डेंसिटी आपकी देखिए दी गई है और डेंसिटी देने के बाद आपका Z की वैल्यू आप यहाँ रख देते हो, एटॉमिक वेट रख देते हो, A क्यूब N0 रख देते हो. तो आपको A की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी. A की वैल्यू मिल जाएगी कि A की वैल्यू आपकी आई 4.13 एंगस्ट्रॉम. इस तरह से आप ये सब रख दोगे, ये रख दोगे, ये रख दोगे, ये रख दोगे और ये आपका निकल आएगा. आप सब जानते हो ये BCC है. BCC का मतलब हुआ A√3 इज इक्वल टू 4. तो 4R में क्या होगा? कैटाइन बीच में है ना. तो मैंने आपको बताया था एनायन आएगा यहाँ पर, फिर कैटाइन आएगा, फिर कैटाइन आएगा, फिर कैटाइन आएगा, फिर एनायन आएगा. इस तरीके से ये आपका आ जाएगा 2R प्लस R माइनस. दैट विल बी इज इक्वल टू A√3 और ये आपका R प्लस R माइनस आ जाएगा. R प्लस R माइनस आ जाएगा और इस तरीके से ये आपको बन जाएगा A√3/2. यहाँ से आप कैटाइन का रेशियो वो निकाल लीजिए और ये आपकी वैल्यू आ गई 4R. 4R इज इक्वल टू 4.313. ठीक है ना. यहाँ से आप ये निकाल लीजिए कैटाइन और एनायन की.
अब सवाल उठा कि इसका रेडियस रेशियो कैसे निकालेंगे सर। तो यहाँ पे आप ये मान लीजिए, कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा। लेट्स सी, इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, इस चीज को समझते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा। यहाँ पर एक्चुअली इसको ऑन कर लें। इसके साथ साथ हम ये भी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो Cl माइनस आयन है ये आपका इस तरीके से R माइनस कर रहा होगा। तो ये जो 2R माइनस है दैट इज बेसिकल टू A, ये 2R माइनस होगा वो A के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका R माइनस विल बी इज इक्वल टू A बाई 2, ये निकल आएगा, यानी 4.13 डिवाइडेड बाई 2 ये निकल आएगा 2.06 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ जो आपका R प्लस और R माइनस की वैल्यू आई है ना, ये A√3 यानी कि 4.183 इंटू 1.732, ये वैल्यू, इस वैल्यू से आप R माइनस सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 4.13 इंटू 1.732 माइनस 2.06 एंगस्ट्रॉम। ये R प्लस आ जाएगा, ये R प्लस आ गया, R माइनस आ गया, तो R प्लस डिवाइडेड बाई R माइनस। तो यहाँ से इसका रेडियस रेशियो निकल आया। तो इस तरीके से आपने रेडियस रेशियो भी निकाल लिया, और रेडियस रेशियो निकालने के बाद इसके अलावा आपने टू नियरिंग सीजियम प्लस और सीजियम माइनस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी निकाल ली। इस तरह से आपने चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अब बेटा हम क्वेश्चन करते हैं कि बॉइड्स पर फॉर्मूलों के जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, फॉर्मूले कैसे बन सकते हैं ऑन द बेस ऑफ बॉइड्स। सम मोर क्वेश्चंस, क्योंकि बेटा इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, फिजिकल का पोर्शन है और फिजिकल के पोर्शन में क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। एक क्वेश्चन है हमारे सामने G08 में आया है। In a compound, atoms of element Y from CCP lattice and those of element X occupy 2/3 of the tetrahedral void tetrahedral void, 2/3 of the tetrahedral void. The formula of the compound is number 1 X4/3, number 2 X2/3, X2/X3/4. Atoms of element Y from CCP lattice and those of element X occupy 2/3 of the tetrahedral voids. The formula of the compound is कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए बेटा।
पहली बात तो ये सीसीपी लैटिस है, तो सीसीपी लैटिस का मतलब हुआ बेसिकली एफसीसी, और एफसीसी के लिए जेड हुआ 4। पहली बात तो ये आ जाएगी। वाई जो है वो सीसीपी लैटिस पे है, इसका मतलब वाई जेड पर है, जेड का मतलब 4 पर है। ठीक, अब हम एक्स पे आ जाएं। एक्स है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के मैंने नंबर्स के बारे में आपको बताया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो 2z के इक्वल होते हैं, और बेसिकली 2z, और z है 4। इसका मतलब ये हो गया 2/3 और 2z हो गया 8, z इज इक्वल टू 4, तो 2z इज इक्वल टू 8। इट मीन्स ये हो गया आपका 16/3। इस तरीके से हमारा x और y का जो रेशियो आएगा वो 16/3 डिवाइड और ये 4 ऐसे आएगा बेटा। तो इसको अगर मैं काटना चाहूंगा तो 4 4 जा ये हो गया, और ये बन जाएगा आपका x4/3 to 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x4 and y3। ये हमारा तरीका हो सकता है लिखने का, x4/3। ये फॉर्मूला बना बेटा, x4/3 कहीं मिल रहा है, x4/3 इज फर्स्ट ऑप्शन। फिर से समझ लीजिए इस बात को, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। एटम्स ऑफ एलिमेंट फॉर्म सीसीपी, सीसीपी बनाया, सीसीपी का मतलब हुआ z इज इक्वल टू 4, और z इज इक्वल टू 4 का मतलब हुआ मीनिंग z इज इक्वल टू 4 मीनिंग, और वेयर x occupies 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स बेटा मैंने अभी बताया था, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2z, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू z, एंड नंबर ऑफ ट्राइगोनल वॉइड्स इज इक्वल टू 8z। तो यहाँ पर बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात आ रही है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स मतलब 2z, 2z का मतलब 8, 2/3 उसका यूज हुआ, यानी कि 2/3 इंटू 8, 16/3, 16/3 इसका हुआ, y का 4 हुआ। रेशियो काट लिया, रेशियो काटने पर आपको मिला 4:3। तो यानी कि x और y का जो रेशियो है वो 4:3 है, x4/3। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी एक बार हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, एग्जाम के क्वेश्चन से सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जेईई मेन ऑनलाइन 2014 का है। ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस करता हूं क्योंकि ये खास तौर पर नीट के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम प्रेजेंट इन अ क्यूब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल देखिए, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऐसे ही लिख देता हूं इसका सॉल्यूशन। भाई सीसीपी है तो सीसीपी के लिए z आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि सीसीपी आपका एफसीसी होता है ना, उसके लिए z आपका 4 हो जाएगा, z 4 हो गया। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको दी थी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के नंबर्स z के इक्वल होते हैं। इट मींस दिस इज z व्हिच इज इक्वल टू 4, तो आंसर शुड बी 4। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, अ सॉलिड इज फॉर्म्ड, एक क्वेश्चन ये लिख देते हैं, अ सॉलिड इज फॉर्म्ड with 3 types of atoms, with 3 types of atoms. Number 1 A, B and C. A forms FCC, A for FCC. B atoms occupy all tetrahedral voids. B atoms occupy all tetrahedral voids. And C atoms occupy
half of the octahedral voids, and C atoms occupy half of the octahedral voids. Half of the octahedral. The फॉर्मूला निकालना है बेटा, यहां से निकालना है. द फॉर्मूला इज, क्या फॉर्मूला बनेगा, लेट्स सी. देखिए ए आपका एफसीसी पे जाता है, मींस 4. बी एटम्स ऑक्युपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स. B atoms all tetrahedral void is equal to 2z. 2z means 2 into 4 means 8. And C atoms occupy half of the octahedral void. C atoms जो होते हैं octahedral voids के बराबर होते हैं half of the octahedral voids. octahedral voids का नंबर होता है Z. तो Z हो गया आपका 4, so it becomes 2. तो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है वो रेशियो आ रहा है 4:2. ए बी सी का रेशियो है 4:8:2. तो आप अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो ये आपको मिलेगा 2:4:1. यानी आप इसे बनाओगे A2 B4 C1. ये इसका फॉर्मूला बनना चाहिए, A2 B4 C1. ये फॉर्मूला बनेगा A2 B4 C. ये इसका फॉर्मूला बेटा जनरेट होगा. मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि इसके फॉर्मूले कैसे डेवलप होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह की वैरायटी आती है. आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी थिंग्स. वॉइड्स पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, रेशियो पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं. हम इस तरह की सारी वैरायटीज का डिस्कशन कर चुके हैं. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ब्रैग्स लॉ. हम ब्रैग्स लॉ की बात करते हैं, ब्रैग्स लॉ और मिलर इंडिसेस की बात करते हैं. इसके बाद हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे और उसके बाद हम डिफेक्ट्स की बात करेंगे कि डिफेक्ट्स कितने कितने कहां पर मिलते हैं हमें. हम डिफेक्ट्स की फिर बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ब्रैग्स लॉ. अब हम लोग ब्रैग्स लॉ की बात करेंगे. देखिए ब्रैग लॉ बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. टू जो भी रेगुलर प्लेन्स हैं उनके बीच की उनके बीच की डिस्टेंस को, आपको रिपीटिंग प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस को, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस को इंसिडेंट एक्सरे बीम के थ्रू वो यूज करते हैं बेटा. यहाँ पे क्या है ब्रैग्स लॉ, आपने एक जगह पे और भी पढ़ा होगा ब्रैग्स लॉ, अब फिजिक्स में भी पढ़ोगे ब्रैग्स लॉ. टू प्लेन्स हैं जो कि इन प्लेन्स के बीच की, ये प्लेन्स हैं टू, इन प्लेन्स के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम 2D कहते हैं. और यहाँ पर ये प्लेन है, ये ऐसे ये लेटेस्ट पॉइंट है, इस एक प्लेन में है, फिर दूसरे पॉइंट में लेटेस्ट प्लेन है ना. और यहाँ पे एक्सरे जो लैम्डा वेवलेंथ की आ रही है वो इस तरीके से आती है, आकर जाती है. तो उसमें जो इन्होंने इक्वेशन डेवलप की कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा. दिस इज कॉल्ड ब्रैग्स इक्वेशन. ये हमारी ब्रैग्स इक्वेशन होती है. ये ऐसे समझ में नहीं आता, जब इस पर हम एक दो क्वेश्चन करते हैं ना, तब हमारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि आखिर ये कैसे निकलेगा और इसकी वैल्यू क्या होती है. देखिए जरा ध्यान से.
पहले एक आध क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस करते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस का इसमें यूज होता है और किस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं. लेट्स डिस्कस वन ऑन द ब्रैग्स लॉ. The interplanar spacing will be maximum. The interplanar spacing will be maximum when the X-ray beam having wavelength, when X-ray beam having wavelength one 41 picometer diffracted at an angle of अच्छा उसके ऑप्शन में दिए हुए हैं 20 डिग्री, 27.4 डिग्री, 35.8 degree. Cannot be predicted. Cannot be predicted. The interplanar spaces यानी D की बात हो रही है बेटा. लैम्डा आपका यूज हो गया, फर्स्ट प्लेन के बीच में आपका ये आ गया, एंगल बदलता जा रहा है. ये तो बहुत ही सिंपल सा है, आप समझो ना जरा. एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है 2d sin थीटा. तो इसका मतलब d और sin थीटा में क्या रिलेशन है? तो d और sin थीटा तो एक दूसरे के उल्टे हो गए ना. हाँ. और sin थीटा और थीटा में क्या रिलेशन है? sin थीटा और थीटा में रिलेशन ये होता है कि sin थीटा उतना ही ज्यादा होता है जितना ज्यादा थीटा होता है. तो जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा sin थीटा होगा. भाई sin 0 0 होता है, sin 91 होता है, sin 45 1/√2 होता है. तो इसका मतलब sin 60 आपका 3/2 होता है ना, sin 30 आपका √3/2 होता है. तो इस तरीके से ये हुआ कि sin थीटा आपका थीटा के लगातार बढ़ता जाता है. थीटा लगातार तो sin थीटा बढ़ रहा है, यानी sin थीटा सबसे ज्यादा इसका होगा. लेकिन सबसे ज्यादा अगर sin थीटा इसका हुआ तो d आपका सबसे कम हो जाएगा. इसका मतलब आंसर शुड बी 20 डिग्री. आंसर आपका 20 डिग्री होना चाहिए था, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी. आप अगर सबसे कम आएंगे तो sin थीटा की वैल्यू सबसे कम आएगी, sin थीटा सबसे कम होगा तो d सबसे ज्यादा होगा. तो d मैक्स पाने के लिए आपको थीटा को मिन करना पड़ेगा, और थीटा का यहाँ पे जो मिन वैल्यू है वो है आपकी 20 एंगल. तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एक्सरे मिलेगी आपको, जो मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मिलेगी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस मिलेगी, वो इससे मिलेगी बेटा. एक और क्वेश्चन इस पर बेस्ड जो बन सकता है ब्रैग्स लॉ पर. लेट डिस्कस ब्रैग्स लॉ. और ब्रैग्स लॉ पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देख सकते हैं. मिलर इंडिसेस का एक छोटा सा आइडिया दे दूंगा मैं आपको. उस पर कुछ पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी बता देता हूँ. One more question is there. X-ray of wavelength 0.5154 nanometer. X-ray of wavelength 0.154 picometer nanometer striking the aluminium crystal
get diffracted at an angle of 19.3 degree, get diffracted at an angle of 19.13 degree showing first order diffraction calculate spacing between the planes of aluminum atoms, calculate spacing between the planes of aluminium atoms, between the planes of aluminium atoms, diffraction n is equal to 1, फर्स्ट ऑर्डर है तो एक्सरे यानी लैम्डा आपका 0.154 एंगस्ट्रॉम, 15 पॉइंट, ये नैनोमीटर है ना, ये हाँ ये नैनोमीटर है, तो दिस इज 1.54 1.5 एंगस्ट्रॉम, ये 1.54 एंगस्ट्रॉम. Striking the aluminum crystal get diffracted at an angle of 19.3 degree and showing first order diffraction, calculate n lambda is equal to 2d sin theta, d is equal to n lambda upon 2 sin theta. बस n की वैल्यू आपकी 1 हो गई, ये आपकी 1.54 हो गया, 2 हो गया sin 19.3. sin 19.3 की वैल्यू दी गई होगी बेटा क्वेश्चन में, sin 19.3 की वैल्यू दी गई है 0.33, ये वैल्यू यहाँ रख दोगे एंड यू विल गेट डी, और इसके बाद आपको डी मिल जाएगा. ठीक है, तो यहां से हमने बातों को समझा कि डी क्या हो सकता है. ओके, दिस वाज बेसिकली ब्रैग्स लॉ, और हमने अब ब्रैग्स लॉ को समझ लिया. 2 क्वेश्चंस हमारे लिए काफी हैं. इन 2 क्वेश्चंस की मदद से हम लोग आराम से इस बात को समझ पाएंगे कि कहां तक क्या हो रहा है. लेट्स अंडरस्टैंड मिलर इंडिसेस. मिलर इंडिसेस भी एक तरीके से प्लेन्स के बीच की दूरी बताने का तरीका है, और उसको एक नए तरीके से करने की कोशिश की गई है. अगर हम किसी कोऑर्डिनेट के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करें, डायरेक्शंस को प्लेन्स के बीच में बताने के लिए होता है. क्यूबिक क्रिस्टल के लिए स्पेसिंग बिटवीन एच के एल अगर लिया जाए तो इस तरीके से मिलर इंडिसेस को बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है. प्लेन की डायरेक्शंस, उसके बीच की डिस्टेंस, इन सबको बताने के लिए एक तरीका अपनाया गया. फॉर क्यूबिक क्रिस्टल अगर हम यहाँ पे देखें, और जो फॉर्मूला यहाँ पे नॉर्मली यूज होता है ना, एच के एल ऐसे डी, सो ये आपका इस तरीके से अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस तरीके से मिलर इंडिसेस का यूज. ये एच और के और एल जो होते हैं, ये आपके एच है, के है, एल है, ये आपके मिरर इंडिसेस कहलाते हैं. और बेसिकली आपका ए है वो तो एच लेंथ है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं. क्वेश्चन इसमें बहुत ही कम आते हैं. 12th में थोड़ा बहुत, बोर्ड्स में थोड़ा बहुत दिया जाता है, कंपटीशन में ना के बराबर. अगर कभी आया भी तो सिर्फ इतनी सी बात आती है,
ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और क्वेश्चन कभी एग्जाम में इस पर बेस्ड आया है। यहां तक बेटा हमने इन सब चीजों को समझा। अब इन चीजों को समझने के बाद इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कंपाउंड्स के अंदर कोई कंपाउंड किस तरह के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी क्वालिटीज क्या है और उसमें डिफेक्ट्स कितने तरह के हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस और कितने तरह के बन सकते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।